हाय स्टूडेंट, मैं सुखवीर विरदी पैसिफिक मैरीन एकेडमी सीकर से। लास्ट ईयर जो अपना एग्जाम लगा था IMUCET, उसके अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के आए थे, बेसिक आए थे, मॉडरेटर आए थे, किस टाइप के न्यूमेरिकल आए थे या थ्योरेटिकल आए थे, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपके लिए लास्ट ईयर के जो IMUCET एग्जाम लगा था अपना 2024 के अंदर, उसके क्वेश्चन के मैं कुछ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इससे थोड़ा सा अपने को आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने आज फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट x and y coordinate of a particle at any time t are given by, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है। वो x इक्वल क्या है? 70। x इक्वल 70। एंड y कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको। ठीक है, y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट है अपने पास x इक्वल 70 प्लस 4t स्क्वायर। ये तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है। एंड y कोऑर्डिनेट दे रखा है y इक्वल 5t। हमसे पूछ क्या रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल 5 सेकेंड। तो हमें पार्टिकल का चाहिए एक्सेलरेशन। तो ये एक्चुअली हमारे पास 1D का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है। हमें पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट दे रखा है, साथ साथ पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पर पार्टिकल के टाइम के साथ साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैसा मोशन कर रहा है? 2D मोशन कर रहा है अपने पास। हमें इसका क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। पहले मैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालूंगा vx, वो क्या होगा? dx बाय dt। इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8t। ये हमारे पास आ चुका है वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट अपने पास। सिमिलर अपने वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट देखें तो वो क्या आ जाएगा? उसके लिए dy बाय dt करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5। जब y को अपने टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट मारेंगे, वापिस इसको हम डिफरेंशिएट मारते हैं तो एक्सेलरेशन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका तो 0 हो गया, इसका कितना आ गया? 8 आ गया। और इधर एक्सेलरेशन का y कोऑर्डिनेट कितना है? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सेलरेशन देखूं तो ओनली x कोऑर्डिनेट की वजह से ही उसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पार्टिकल का क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। ऑप्शन की बात करें अपने पास, इसमें बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पार्टिकल के मोशन के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, x दिया था, y दिया था। हमने उसको डिफरेंशिएट मारा, पहले वेलोसिटी निकाली, फिर वापस उसको डिफरेंशिएट मारा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का था। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। The angle of projection at which the horizontal range and maximum height of a projectile are equal। हमें वो एंगल बताना है जिस पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस था। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चलता है, आर टेन थीटा इक्वल क्या होता है? 4h होता है। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ जिस पर रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो जब आर को आप एच के बराबर करोगे, इक्वल करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू जो हमारे पास वो आ जाएगी कितनी? 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की यहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी टेन इनवर्स 4। ये थीटा की हमारे पास क्या होगी? वैल्यू। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे 76 डिग्री होती है अपने पास, बट हमारे पास इसमें 76 डिग्री नहीं दिया उसने। थीटा का मान डायरेक्ट उसने क्या पूछ रखा है? टेन इनवर्स 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी। ये एक प्रोजेक्टाइल का बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ही याद करके चलते हैं। मेरे ने आर बराबर क्या कर दिया? एच कर दिया, कैंसल आउट हो गया। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स 4। ये हमारा प्रोजेक्टाइल का था दूसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है, वो भी एक इजी क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम है, ठीक है। क्या कह रहा है, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। देखो जब भी वायर को जब अपने खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अगर आप लोगों ने लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाता है। अगर लेंथ n टाइम्स कर दे तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, n स्क्वायर टाइम होगा। अगर अपने लेंथ जो है वो n टाइम्स कर दे तो रेजिस्टेंस होता है n स्क्वायर टाइम। तो यहां पर ये कह रहा है कि लेंथ को क्या किया गया, डबल किया गया। लेंथ डबल करेंगे तो चूंकि अपने पास में दे रखा है, लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। डबल करे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। ओल्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, स्मॉल आर है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 × स्मॉल आर आ जाएगा। इसके हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अपने इसको पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल केबल ऑफ कॉपर, कोई कॉपर की केबल है, हैज जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 मिलीमीटर। ऐसे कोई वायर है, एक वायर है जिसकी आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस है वो, उसकी रेडियस कितनी है, 9 मिलीमीटर है। इस कॉपर की वायर की रेडियस कितनी है, 9 मिलीमीटर है। आगे क्या कह रहे हैं, इट्स रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 5 ओम है। एक कॉपर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 5 ओम दिया है। आगे क्या कह रहे हैं, दिस सिंगल कॉपर वायर ऑफ द केबल इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, 6 डिफरेंट अपने पास इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस सिंगल कॉपर वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 6 दूसरी वायर से, और वो वायर किस प्रकार की है, हैविंग रेडियस दे रखी है कितनी, 3 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस तो 9 मिलीमीटर है। कोई दूसरी कॉपर वायर है उससे इसको रिप्लेस कर दिया, बट वो कॉपर वायर एक नहीं है, इस तरीके से कितनी है, 6 कॉपर वायर है यहाँ पर। 6 कॉपर क्या है, वायर। हर कॉपर वायर की आपको क्या दे रखी है, रेडियस है, वो हमारे पास कितनी है, 3 मिलीमीटर है। मतलब ये मोटी वायर है, ये क्या हो जाएगी, थिन वायर हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल विल बी, ठीक है। तो ये 6 की 6 जो वायर होंगी उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब अपने को, हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली होता है, एरिया के इनवर्सली। तो पहले मैं ओल्ड एरिया निकाल लेता हूं। ओल्ड एरिया कितना होगा, ओल्ड मतलब जब कॉपर की एक वायर है, तो वो कैसे निकालेंगे, पाई उसकी रेडियस का, उसके रेडियस कितना है, 9 मिलीमीटर, उसका क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने रेशियो लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो है ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस जब वो एक थी। अब जो न्यू अपने पास एरिया आएगा, न्यू एरिया, उसके अंदर क्या है, एक वायर की रेडियस कितनी है, 3 मिलीमीटर, तो उसका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, पाई 3 का क्या, स्क्वायर। अब उस जैसी कितनी है टोटल, 6 है, तो टोटल एरिया लेंगे अपने पास, वो क्या जाएगा, 6 × पाई × 3 का स्क्वायर। 9 × 6 = 54, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और पहले हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है 81 क्या, पाई। तो अपने को पहले जो बड़ी वायर थी उसका क्या मिल गया, एरिया मिल गया। और बाद में जो 6 वायर को मिलाया उनका भी क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली चलता है। अगर आपको न्यू क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, अपॉन क्या होगा, ओल्ड रेजिस्टेंस, एरिया लिया जाएगा उल्टा। ऊपर एरिया कौन सा लिया जाएगा, ओल्ड, यहां एरिया क्या लिया जाएगा, न्यू लिया जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, रेजिस्टेंस आपको न्यू निकालना है। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 5 ओम दे रखा है। यहां पर एरिया क्या आएगा, ओल्ड आएगा। ओल्ड एरिया हमारे पास कितना है, 81 पाई है, अपॉन न्यू एरिया हमारे पास कितना है, वो 54 हमारे पास क्या है, पाई है। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 27 से इसको कैंसिल करते हैं अपने पास, तो ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 2, और इधर हमारे पास चल रहा है रेजिस्टेंस न्यू अपॉन रेजिस्टेंस क्या, ओल्ड, जो हमारे पास कितना था, 5 ओम था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 ओम। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर साउंड का था। साउंड के अंदर अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, चूज दी अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट। किसी भी साउंड की स्पीड जो होती है एयर के अंदर वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, इसके बेस का क्वेश्चन है। साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की स्पीड वो टेम्परेचर के रूट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफ टेम्परेचर increase then speed of sound, velocity of sound also increase। तो टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। एक इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता और होता है कि साउंड की स्पीड पर जो क्या होता है, साउंड की हमारे पास जो क्या है स्पीड, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर। तो साउंड की स्पीड पर टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता है बट प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दो कॉन्सेप्चुअल इसके क्वेश्चन होते हैं, उसके हिसाब से अपने ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज विद टेम्परेचर। बिल्कुल साउंड की स्पीड टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। आगे देखते हैं अपने, डिक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, ये दूसरा इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीज विद प्रेशर, प्रेशर पर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती। अगला क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि साउंड की स्पीड है प्रेशर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट है अपने पास, ठीक है अपने पास। अगला क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर तो इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंड होती है। तो इसके हिसाब से दो ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट और एक क्या, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। दो बातें ध्यान रखनी है, साउंड की स्पीड टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर पर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन, ये एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है। द फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर बराबर Q V क्रॉस क्या होगा B। ये लगने वाले उसके क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है Q V क्रॉस B। तो Q V क्रॉस B के हिसाब से अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। वेक्टर लगाएं थोड़ा ज्यादा सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q V क्रॉस B। ये उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स का जनरली बेसिक ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। यहां पर भी इसने डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला पूछ रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ये इस प्रकार से कोई लूप है, करंट कैरिंग है, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। हमें पता है जैसी क्या होगा, करंट फ्लो होगी तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसी भी कॉइल के सेंटर पर अगर आपको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। दिस इज फॉर्मूला अपने पास ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। I इसमें फ्लो करंट है, N इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, एंड R इज रेडियस ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। तो इसके हिसाब से अपने कौन सा अपने पास ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले में आ रहा है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। दूसरे में देख लेते हैं अपने, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई आर, पाई नहीं होता यहाँ पर, किसी भी लूप के सेंटर पर फील्ड में नीचे पाई नहीं होता, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। तो उसके हिसाब से ये पहला क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन था, कोई यहाँ पर अपने कुछ इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई सादा सोचना नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई का डिके होना, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसके इस प्रकार के न्यूमेरिकल अपने पास अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। पढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन क्या है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए एलिमेंट बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल, हमारे पास क्या
वैल्यू। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो हमारे पास 1/64 जो पोर्शन है वो अपने पास ओरिजिनल वैल्यू का कितने टाइम में, 10 सेकंड में क्या होता है, अपने पास बच जाता है। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका 1 पॉन क्या 16th पोर्शन जो है कितने टाइम के अंदर, 10 सेकंड में बच जाता है। जब भी आप रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल करो तो नीचे आपको 1.2, 1.4, 1.8, 1.16, 1.32 इस प्रकार का अगर मिलता है तो पहला काम उसको क्या करेंगे, अपने 2 की पावर में क्या करेंगे, अपने लिखेंगे उसको। तो 64 2 की पावर क्या होगा, 6 होगा। यहां से 6 जो पावर आई 2 की, उसकी वैल्यू होती है n। n तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 6 होगी। फिर दूसरा इसमें फॉर्मूला चलता है स्मॉल t बराबर n इंटू टी हाफ। टी हाफ इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड t इज टोटल टाइम। अब हमें इसने क्या दे रखा है, 60 सेकंड दिया है, तो 60 सेकंड तो वो टोटल टाइम है, जितने टाइम में 1/16 उसका 64 पोर्शन बच जाएगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम दे रखा है कितना, 60 सेकेंड। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने कंप्लीट होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। तो इसके हिसाब से देखें तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेकेंड आ गई। दिस इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी नीचे 32, 64, 120 इस प्रकार से मिले, 2 की पावर में लिखो, वहां से n की वैल्यू पकड़ो, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला लगता है स्मॉल t बराबर n टी हाफ। हाँ, इसमें ध्यान रखना n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ इज वन हाफ लाइफ का टाइम एंड स्मॉल t इज टोटल टाइम। तो या तो अपने को n तो मिल जाएगा, टोटल टाइम देखकर हाफ लाइफ पूछा जा सकता है, या हाफ लाइफ देखकर क्या पूछ सकता था, टोटल टाइम। अब इसने यहाँ पर क्या पूछा, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का हमारा आंसर कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन, विद इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एक्चुअली क्या होती है, विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो विस्कोसिटी भी हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। फॉर हम बात करें क्या, लिक्विड, दूसरा बात करें अपने पास फॉर क्या, गैस। लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, देन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करती है। और गैस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अपने पास। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ क्या, जो गैस है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएं, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, गैस की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसके हिसाब से देखते हैं अपने पास, विद इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान रखना लिक्विड की विस्कोसिटी की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी अपने पास। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, जबकि गैस की क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था। ये था, एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड। ऐसे कोई क्यूब बना हुआ है, ये कोई क्यूब है, कोई घन है, क्यूब है, इसके सेंटर पर क्या कर दिया उसने, कोई चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये इसके सेंटर पर क्या कर दिया, प्लस क्यू चार्ज उसने रख दिया। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब। इस क्यूब की वन फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर अपने पूरे क्यूब से पास और फ्लक्स देखें तो यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाते हैं, क्यूब के अंदर मौजूद चार्ज कितना, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पास आउट फ्लक्स फ्रॉम, टोटल पूरे क्यूब से पास और फ्लक्स हो गया ये। जबकि हमसे पूरे क्यूब से नहीं पूछा, ये कह रहा है उस क्यूब की क्या, वन फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो क्यूब की टोटल 6 फेस होंगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और क्या होगा, बैक होगा। पूरा फ्लक्स जो पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है पूरे क्यूब से। हमसे पूछ रहा है उसकी वन फेस से, तो उसको हम कंट्रीब्यूट कर देंगे एक फेस के लिए। तो अगर पास और फ्लक्स अपने निकालना चाहें क्या, ईच फेस, तो कितनी फेस है, 6, उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पास और फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ दिस क्यूब। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर क्यू बाय
6 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सरफेस टेंशन का था। ये था ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर स्प्लिट इनटू 8 इक्वल ड्रॉप। इस प्रकार की कोई ड्रॉप है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल 8 ड्रॉप में क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी रेडियस हमारे पास शायद दे रखी है अपने पास कैपिटल आर, ठीक है, ये रही रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल ड्रॉप कितनी है, कैपिटल आर। इसको स्प्लिट कर दिया इनटू 8 इक्वल ड्रॉप, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 8 होगी। हमें कह रहा है सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, कैपिटल टी है। देन पूछ रहा है वर्क डन पूछा है, तो जब भी अपने पास क्या निकालना हो, वर्क डन हमारे पास क्या, फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर ड्रॉप, वाटर स्मॉल ड्रॉप। तो जब भी आप वाटर स्मॉल ड्रॉप को क्या कर रहे हैं अपने स्प्लिट करें, तो उसमें किया गया वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई कैपिटल टी आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 इंटू, सॉरी, एन की पावर 1/3 माइनस 1। ये किसी भी बिग ड्रॉप को अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो उसमें किया गया वर्क होता है। कैपिटल आर बिग ड्रॉप की रेडियस है, एन है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जिसमें आप उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को सीधा सीधा दे रखा है कि वो ड्रॉपलेट कितनी है जिसमें उसको स्प्लिट करते हैं, तो वो 8 है। 8 की पावर 1/3 माइनस 1 करेंगे अपने पास, तो 8 की 1/3 कितनी होगी, 2 होगी। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्प्लिट करने में किया गया वर्क होगा 4 पाई टी आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अपने देखें तो 4 पाई टी आर स्क्वायर अपने पास, ये इसका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था यहाँ। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये वेव ऑप्टिक्स का आ रहा है हमारे पास। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर एक तो क्या होता है, सोर्स होता है, आगे दो क्या बनी होती हैं, स्लिट होती है हमारे पास S1 और S2। आगे यहाँ पर क्या होती है, स्क्रीन होती है। स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, सेंट्रल क्या होता है, मैक्सिमा बनता है, चमकीली फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। उसके लिए दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस और जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर बनेगी डार्क फ्रिंज, और इस डार्क फ्रिंज को अपन लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं, फर्स्ट मिनिमा। तो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म एट द सेंट्रल मैक्सिमा अकर व्हेन पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस ना आके ये फेज डिफरेंस आएगा अपने पास, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो बनेगा तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फर्स्ट मिनिमा बनेगा। मिनिमा की केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उस केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई, इस हिसाब से होता है। ये पाई फेज डिफरेंस फर्स्ट मिनिमा के लिए होता है, और हमसे यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या पूछ रखा है, फर्स्ट हमारे पास मिनिमा का पूछ रखा है। तो फर्स्ट मिनिमा का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बात करें तो वहां पर उनके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। ये था इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ए इंसिडेंट लाइट ऑन ए मेटल सरफेस, देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ऐसे हम लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या एनर्जी वाली, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उस पर दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास एमिट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दूसरा इस पर डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम ग्राफ की भी बात करें तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बढ़ती है। तो इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर आने वाले इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे दो चीजें इफेक्ट करेंगी, एक तो इससे निकलने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, साथ में फोटो इलेक्ट्रिक क्या होगी,
करंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए अपने पास इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। दूसरा क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इनकी संख्या होगी, नंबर होगी, वो किस पर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रिज्म का था, ठीक है। ए प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। हमें प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन दे रखा है, कितना है, 30 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, विद प्रिज्म एंगल। हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है, वो कितने दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, क्या, म्यू कितना होगा। तो यहाँ जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन होता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय प्रिज्म फॉर्मूला। हमारे पास ये क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला होता है। प्रिज्म फॉर्मूले से हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जो म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। यहां पर ए होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मिनिमम होगा मिनिमम डेविएशन एंगल। तो यहां पर अपने वैल्यू पुट करते हैं, साइन हमें ए दे रखा है, ए यहां पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री, प्लस डेल्टा मिनिमम दे रखा है कितना, 30, बाय क्या हो जाएगा, 2 अपॉन यहाँ पर साइन प्रिज्म एंगल का हाफ, प्रिज्म एंगल कितना है 60, उसका हाफ करेंगे, डायरेक्ट हम कितना लिखते हैं अपने पास 30, ऊपर क्या बन गया 90/2 45 हो चुका है, साइन 45 1 बाय क्या √2 अपॉन साइन 30 1 बाय क्या, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 2/√2, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ चुकी है √2, तो इसके हिसाब से अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट प्रिज्म का फॉर्मूला बेस का ये क्वेश्चन था।